मत करना कोशिश आंधियों हमें अपने संग उड़ाने की। मैंने उड़ान घमंड से नहीं हौसलों से भरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव विवेकानंद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद वीएससी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज है 8 जनवरी 2023। तो आज की क्या है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, अब ये हम विस्तार से जानेंगे। उससे पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है कि जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं, एक एक बार वीडियो की लाइक बटन पर प्रेस कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो वीडियो की रीच बढ़ेगी। इसके अलावा जितने भी लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर शाम की क्लास क्यों नहीं हो रही है, मैं आपको बता दूं कोई अन्य कारण नहीं है शाम की क्लास ना होने का। केवल इस समय की थोड़ी सी कमी है जिस वजह से शाम की क्लास नहीं हो पा रही है। बहुत ही जल्द मैं आपके बीच शाम की क्लास लेकर आऊँगा। अपना स्नेह अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ और देखते हैं आज की पहली न्यूज़ में क्या है खास। आज की पहली न्यूज़ है, महिलाओं को रोजगार देने के मामले में दक्षिण भारत के शहर सबसे आगे हैं। तो शीर्ष पर चेन्नई आया है। रोजगार के लिहाज से दक्षिण भारत के शहर महिलाओं के लिए बेहतर हैं। इस मामले में चेन्नई नंबर 1 पर है। इसके बाद पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई इस लिस्ट में आते हैं। यह आंकड़ा अवतार की एक रिपोर्ट में सामने आया है। अवतार क्या है? तो अवतार वर्क प्लेस को लेकर गणना करने वाला एक संस्थान है। इस रिपोर्ट में भारत के 111 शहरों की लिस्ट दी गई है। वो शहर जो महिलाओं के रोजगार के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के मापदंडों पर खरे उतरते हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 10 शहरों की लिस्ट में अहमदाबाद, विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोयम्बटूर और मदुरै शामिल है। उम्मीद करता हूं आज की पहली न्यूज़ आपने अच्छे से क्लियर कर ली होगी कि महिलाओं को रोजगार देने के मामले में दक्षिण भारत का शहर सबसे आगे है। कौन सा शहर? चेन्नई। ठीक है गाइस, चेन्नई की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है। तमिलनाडु में ही स्थित है केप केमोरिन, जिसको कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं, जो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु है। अगर बात करें भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में पड़ता है। उम्मीद करता हूं सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। महिलाओं की बात आई है तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को मनाते हैं। अच्छा, 1 अगस्त को महिलाओं के हिंसा के खिलाफ उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाते हैं। आपको पता होना चाहिए। तो कमेंट कॉलम में ये आंसर करिए कि ये जो 1 अगस्त को दिन मनाया जाता है, किस एक डेट से, किस एक ईयर से इसको मनाया जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट डे की बात करें तो जब भी इंपॉर्टेंट डे की बात आती है तो मैं आपको हर बार बताता हूं वर्ल्ड वाटर डे, जो कि 22 मार्च को मनाते हैं। वर्ल्ड अर्थ डे, जो कि 22 अप्रैल को मनाते हैं। अब आप ये बताइए वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे किस दिन मनाते हैं, क्योंकि ये तीनों आपस में मेल खाते हैं। जब भी क्वेश्चन आता है तो मैं तीनों आपसे एक साथ ही पूछता हूं। तो चलिए बताइए वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाते हैं। इंपॉर्टेंट डे की बात आई है तो मैं यहां पर आपको बता दूं 1 जनवरी को डीआरडीओ डे मनाया जाता है, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस। इस बार किस नंबर का स्थापना दिवस था, जल्दी से कमेंट कॉलम में आंसर देते जाइए। ठीक है, मैं आप सभी के एक एक कमेंट को लेता हूं। जिस दिन नेटवर्क में समस्या हो उसी दिन भले ही मैं आपके कमेंट को ना पढ़ पाऊं, तो सारे लोग कमेंट में आंसर करते जाया करो। ठीक है, इसके अलावा बात करें 4 जनवरी को मनाया गया था लुई ब्रेल दिवस, यानी अंधे लोगों की लिपि है। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि को खोजा था, याद रखिएगा। इसके अलावा बात करें तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को विवेक दिवस हमारे संस्थान द्वारा मनाया जाता है, वैसे तो युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं पहली न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं आज की दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। दूसरी न्यूज़ है एक पुस्तक से, इंपॉर्टेंट बुक है ये। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका पर सजीव सान्याल की नई पुस्तक क्रांतिकारी लॉन्च करी गई है। इतिहास पर कई दृष्टिकोण हैं और उनमें से बहुत से लेखक उसके वैचारिक लक्ष्यों से प्रभावित हैं। उसी को लेकर ये एक बुक लॉन्च करी गई है जिसका नाम है क्रांतिकारी। किस पर आधारित है? संजीव सान्याल की है ये पुस्तक। ठीक है, किस पर आधारित है? तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित है। आपको पता होना चाहिए हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। बहुत लंबे समय तक ब्रिटिश हुकूमत में रहने के बाद 1947 में हमको स्वतंत्रता मिली थी। तो चलिए कमेंट कॉलम में ये बताइए स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे गृह मंत्री पूछा है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी है, स्वतंत्र भारत के जो पहले
पहली कैबिनेट बनी थी उसमें पहली महिला मंत्री कौन थी? तो ये थी राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बुक से बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक पर नज़र डाल लेते हैं। कुछ ऐसी बुक जो हमारे एग्जाम में आती ही आती हैं। ये कुछ लगभग 10 बुक मैंने स्क्रीन पर आपको दिखा रखी हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सारे एग्जाम के लिए, और पिछले दिनों में सारे एग्जाम का हिस्सा भी रही हैं। तो आइए देखते हैं, एक एक बुक पर नज़र डालते हैं। पहली बुक है पंचतंत्र, जो कि विष्णु शर्मा की है। किसकी है? विष्णु शर्मा की। फिर है प्रेम वाटिका, रसखान की है। अच्छा, प्रेम से रिलेटेड जितनी भी पुस्तक होती थी वो ज्यादातर रसखान की ही होती थी। ठीक है। मृच्छकटिकम है शूद्रक की। कामसूत्र है वात्स्यायन की। दाय भाग है जीमूतवाहन की। नेचुरल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लिनी की है। 10 कुमार चरितम दंडी की है। अवंती सुंदरी ये भी दंडी की है। बुद्ध चरितम अश्वघोष की है और कादम्बरी बाण भट्ट की है। इसमें से पता है सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? इसमें बेटा सारी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कोई भी बुक ऐसी नहीं है जिसको आप ये कह सकें कि इसमें से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सारी बुक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से देख लीजिए। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। प्रेम वाटिका रसखान की है। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। कामसूत्र वात्स्यायन की है। दाय भाग जीमूतवाहन की है। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की है। 10 कुमार चरितम दंडी की है। अवंती सुंदरी दंडी की है। बुद्ध चरितम अश्वघोष और कादम्बरी बाण भट्ट की है। ठीक है। न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ एक पुस्तक से थी जो मैंने आपको अभी बताई थी। क्रांतिकारी पुस्तक संजीव सान्याल की है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका पर इस बुक को लिखा गया है। उम्मीद करता हूं आज की दूसरी न्यूज़ भी आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होगी, ये मानते हुए बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। न्यूज़ क्या है? जालना और नागपुर पुलिस ने जीता है सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का खिताब। तो महाराष्ट्र में जालना जिला पुलिस और नागपुर शहर की पुलिस ने 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार जीता है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने, आधुनिक तकनीक का उपयोग करने, सामुदायिक पुलिसिंग और प्रशासन विकसित करने के विभिन्न वर्गों के तहत राज्य पुलिस को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कुलवंत सारंगल द्वारा 3 जनवरी को विजेताओं ने नाम की घोषणा करी गई। उम्मीद करता हूं न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि जालना और नागपुर पुलिस जो कि महाराष्ट्र की हैं, इन्होंने जीता है सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का खिताब। ठीक है। अच्छा, आपको क्या पता है हमारे देश में कौन राज्य की पुलिस है जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है, यानी सर्वश्रेष्ठ पुलिस कौन मानी जाती है? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। अच्छा, एक ऐसी ही पुलिस है जिसको हम अर्धसैनिक बल बोलते हैं। कितने प्रकार के अर्धसैनिक बल हैं क्या आप जानते हैं? वर्तमान समय में सीआईएसएफ के वर्तमान समय में डीजी कौन है? इसके अलावा सीआरपीएफ के कौन है? अगर आपको पता है तो कमेंट कॉलम में आंसर करिए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर इनके फुल फॉर्म बता दीजिए। चलो मैं बता देता हूं। सीआईएसएफ का मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और सीआरपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। बीएसएफ का होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आईटीबीपी का होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। एनआईए का होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। असम राइफल्स तो फुल फॉर्म ही है। उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अच्छा हाँ, एसएसबी का सशस्त्र सीमा बल होता है। सारे पॉइंट अगर क्लियर हो गए हों तो आज की अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे हम। उसके पहले क्या आपको पता है महाराष्ट्र के वर्तमान टाइम में गवर्नर कौन है? और हाँ, महाराष्ट्र के तो वर्तमान समय में सीएम भी चेंज हो चुके हैं। आपको याद होगा वहां पर उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी, जिसके बाद नए सीएम बने थे वहां के। कौन है? चलिए मैं बताता हूं, ये है एकनाथ शिंदे। ठीक है। तो गवर्नर जल्दी से कमेंट कॉलम में बताइए कि महाराष्ट्र के वर्तमान समय में गवर्नर कौन है। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में कार्यभार को संभाल लिया है। तो डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन यानी एपीपीयू के महासचिव का पदभार संभाला है। यह पहली बार है कि कोई भारतीय डाक क्षेत्र में किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व कर रहा है। डॉक्टर सिंह की बात करें तो 4 साल तक इस पद पर रहेंगे। पूर्व सदस्य डाक सेवा बोर्ड डाक विभाग डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह को अगस्त से सितंबर 2022 के दौरान बैंकॉक में आयोजित
13वीं APPU कांग्रेस के दौरान महासचिव के रूप में चुना भी गया था। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव का पदभार संभाला है। अच्छा, अब यहाँ पर पदभार संभालने की बात आई है तो क्या आपको पता है रेलवे बोर्ड के कौन बने हैं नए अध्यक्ष? अभी मैंने आपको 1 जनवरी को ये न्यूज़ पढ़ाई थी कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। अब रेलवे बोर्ड की बात आई है तो क्या आपको पता है पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? मैं बताता हूं आपको, मुंबई से ठाणे तक चली थी। किस एक ईयर में चली थी ये आप कमेंट कॉलम में बताएंगे आप, ठीक है। इसके अलावा ये भी बताइए वासुकी एक्सप्रेस किस एक राज्य की है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है इससे, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चंस के आंसर आप देंगे। इसके अलावा ये भी आप बताएंगे कि विश्व का पहला ऐसा कौन सा देश है जहां पर पहली बार मेट्रो चलाई गई थी, ठीक है। और विश्व का पहला ऐसा कौन सा देश है जहां पर पहली बार बुलेट ट्रेन चलाई गई है? ये दोनों बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में बताइए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन मेरा एक और रहेगा कि एशियाई प्रशांत डाक संघ की स्थापना कब हुई थी? कमेंट कॉलम में आंसर करिए और इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है। हालांकि मैं क्वेश्चन आपसे कुछ ज्यादा ही पूछ लेता हूं, कोई बात नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन इतना ज़्यादा इसलिए पूछता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी कवर होंगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सर्च किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कॉलम में क्वेश्चंस के आंसर दिया करें। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है गोवा राज्य से। क्या है न्यूज़ गोवा राज्य से? आइए ध्यान से पढ़ते हैं। गोवा में 6 से 8 जनवरी तक होगा देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन। तो देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन गोवा में 6 से 8 जनवरी तक चल रहा है। इस आयोजन का मकसद भारत में दिव्यांगता के प्रति भेदभाव, कलंक और रूढ़िवादिता जैसी बाधाओं को दूर करना। पर्पल फेस्ट के आयोजन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गोवा में होने जा रहे इस फेस्ट के आयोजकों के मुताबिक हमारे देश में खेल का सबसे बड़ा महत्व है और एक बड़ी दिव्यांग आबादी होने की वजह से इस बड़े समुदाय के लिए भी खेलों को बढ़ावा देना जरूरी है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जानते ही हैं हमारी ब्लाइंड टीम जो कि एक तरीके से दिव्यांग माने जाते हैं, उन्होंने अभी ब्लाइंड वर्ल्ड कप जीता है। तो ऐसे लोगों को बढ़ावा देना खेल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा आपको याद होगा जब भी कभी भी पैरा ओलंपिक होता है या पैरा एशियन गेम्स होता है उसमें हमारे दिव्यांग खिलाड़ी कितना अच्छा परफॉर्मेंस करके आते हैं। आपको याद होगा अवनी लेखारा का नाम, ठीक है। अवनी लेखारा किस एक खेल से संबंधित है? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। और उन्होंने बहुत सारे मेडल्स भी जीते हैं, ठीक है। इसके अलावा कई सारे नाम है, जैसे देवेंद्र झांझरिया का नाम है। ये सारे दिव्यांग खिलाड़ी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारे लोगों को आप जानते भी होंगे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट नाम है और ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि गोवा में पर्पल फेस्ट का आयोजन हो रहा है। अब यहाँ पर फेस्टिवल से बात आई है तो कुछ फेस्टिवल मैं आपसे पूछूंगा। क्या आप जानते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल किस एक राज्य में होता है? मैं ही आपको बताता हूँ, नागालैंड राज्य में होता है। क्या आप जानते हैं लाई हरोबा फेस्टिवल कहाँ होता है? ये तो मैंने बहुत बार आपसे करंट अफेयर में पूछा है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट कॉलम में आंसर करिए। खीर भवानी मेला कहाँ होता है? तो ये जम्मू कश्मीर में होता है। लद्दाख में कौन सा फेस्टिवल होता है? तो वहाँ के नेशनल पार्क के नाम पर यानी हेमिस फेस्टिवल होता है। संगाई फेस्टिवल किस एक राज्य में होता है? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ होता है? तो ये गोवा में होता है। वांगला फेस्टिवल कहाँ होता है? तो मेघालय में होता है। इसके अलावा और भी कई सारे फेस्टिवल है, जैसे खर्ची पूजा फेस्टिवल कहाँ होता है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कॉलम में करिए। बढ़ेंगे आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है FIH से। FIH क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH आगामी ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 जो कि भुवनेश्वर राउरकेला उड़ीसा में होना है, भारतीय कंपनी समूह JSW को अपना वैश्विक साझेदार बनाया है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने JSW को बनाया है विश्व कप का साझेदार। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा। FIH ने हाल ही में इसकी घोषणा करी है। JSW स्पोर्ट्स के संस्थापक पार्थ जिंदल ने इस साझेदारी पर यह कहा है कि उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हॉकी विश्व कप भारत में आयोजित हो रहा है। हॉकी एक ऐसा खेल है जो कि उड़ीसा राज्य ने गोद ले रखा है। आपको पता ही है इसके बारे में, मैंने बहुत बार डिस्कस किया है इस बारे में। आपको पता है हॉकी जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय खेल भी है और हॉकी में हमारे देश की महिलाएं या पुरुष दोनों ने बहुत ही अच्छा स्थान प्राप्त कर रखा है। तो चलिए कमेंट कॉलम में ये बताइए भारतीय महिला हॉकी टीम की
वर्तमान में कैप्टन कौन है और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के वर्तमान में कैप्टन कौन है? दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट कॉलम में जरूर दीजिए और इसके अलावा ये भी बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, क्योंकि इन अध्यक्ष का नाम मैंने बहुत बार आपको करंट अफेयर सेशन में बताया हुआ है। तो जल्दी से कमेंट कॉलम में भर दीजिए अपने आंसर से कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, एक काम ये किया करिए आप लोग, जितने भी लोग लाइव जुड़े हो ना, वो एक काम ये किया करो, मैं आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछा करूं उन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में तुरंत ही दिया करें। और जब आपका क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि मैंने आंसर गलत दे दिया है, तब जाकर इसको सर्च किया करें, क्योंकि पहले आप अपने आप को चेक करिए कि आप इतने दिन से जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, सर जो पूछते हैं बार बार, क्या वो आप बता पा रहे हैं सही से। अगर आप बता पा रहे हैं तो इसका मतलब है आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, और अगर नहीं बता पा रहे हैं तो जल्दी से जाइए, चीज़ों को सर्च करिए और यहाँ पर आकर बताइए। कुछ लोग को हो सकता है मेरी ये स्ट्रेटजी गलत लगती हो कि सर बार बार सर्च करने को क्यों कहते हैं, लेकिन मैं इसीलिए बार बार सर्च करने को कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी इधर उधर के और भी पॉइंट होंगे वो सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ और देखते हैं अगली न्यूज़ में क्या है खास। अगली न्यूज़ है SBIMF को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में 10% हिस्सेदारी में खरीदने के लिए RBI की मंजूरी मिल गई है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने SBI म्यूचुअल फंड की योजनाओं के माध्यम से इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में 9.99% तक हिस्सेदारी खरीदने के लिए SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड को अपनी मंजूरी दे दी है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड और DSP म्यूचुअल फंड को भी बैंक में 9.99% हिस्सेदारी खरीदने के लिए RBI की मंजूरी मिल गई है। न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी किसी भी बैंक का विलय कब होता है? जब वो बैंक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा लोन दे देती है, ठीक है, तब उस बैंक का विलय कर दिया जाता है दूसरी बैंक के अंदर में। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। RBI की बात करें तो RBI एक्ट 1934 के तहत हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के बाद RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को करी गई। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। आपको इस बारे में पता ही है कि इसके 25वें नंबर के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। RBI के 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। कौन कौन है डिप्टी गवर्नर, अब ये आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। इसके अलावा बात करें SBI की तो 1 जुलाई 1955 को SBI की स्थापना हुई थी। 1955 से पहले SBI को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। तो कमेंट कॉलम में आंसर करिए कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किस एक सन में बनी थी। पढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है हैदराबाद पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करने जा रहा है। तो फार्मूला ई रेस का आयोजन अगले साल 11 फरवरी को पहली बार भारत में होगा, जब हैदराबाद रेस की मेजबानी करने जा रहा है। बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में अक्टूबर 2013 में फार्मूला 1 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स के आयोजन के बाद देश में पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रेस होगी जो हैदराबाद में आयोजित होगी। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा, कार रेसिंग की प्रतियोगिता होती है जिसे फार्मूला 1 के नाम से जाना जाता है, और हैदराबाद पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करने जा रहा है, तो इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे अगली न्यूज़ में क्या है खास। अगली न्यूज़ है पुरुषोत्तम रूपाला ने 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों और कॉल सेंटरों का उद्घाटन किया है। तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तिरुवनंतपुरम में 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों और केंद्रीकृत कॉल सेंटरों का उद्घाटन किया है। इन MVO की यूनिफॉर्म हेल्पलाइन नंबर 1962 के साथ एक केंद्रीकृत कॉल सेंटर द्वारा संचालित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, पुरुषोत्तम रूपाला जो कि हमारे देश के केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आज की आखिरी न्यूज़ की तरफ। आज की आखिरी न्यूज़ क्या है, आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। आज की आखिरी न्यूज़, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया है। तो मेघालय के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 3 दिन तक चलने वाले पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया है। याद रखिएगा ये पॉइंट कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया है। मैं हर एक न्यूज़ में उतना टाइम नहीं देता हूं, जितना जिस न्यूज़ को टाइम जरूरी है उतना ही टाइम मैं उस न्यूज़ को देता हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया
थोड़ा बहुत ही पसंद आने लगा है तो केवल एक काम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जाएगा, और जो लोग इस वीडियो की क्वालिटी को समझेंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारी फैमिली एक बड़ी फैमिली बन जाएगी। वैसे आपने बहुत कम समय में इस फैमिली को 1400 प्लस सब्सक्राइबर तक पहुंचा दिया है, तो आपकी ही जिम्मेदारी है कि आप इस चैनल को बहुत ही जल्द 2K सब्सक्राइबर तक पहुंचाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए, इस चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करिए। वो लोग ज़रूर शेयर करें जिनको इस चैनल पर पढ़ना अच्छा लगता है, जिनको हमसे पढ़ना अच्छा लगता है। सारे लोग डेली शेयर किया करें 2-3 व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल का हिस्सा बन सके। आपका दिन मंगलमय हो। आज वैसे छुट्टी का दिन है, लेकिन आपने सुबह से पढ़ लिया है। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।